आपके सामने दूसरी पार्टी न हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं। ये बहुत कम ही होता है कि कोई बेचने वाला असल में ऐसी कीमत मांगे जो रियल वैल्यू से कम हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टर नहीं होते उन्हें यह समझ नहीं होती कि कोई चीज बेचना कितना मुश्किल होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। अगर मुझे 10 जानवरों का भी ऑफर किया होता तो मैं खुश हो गया होता। ऑफर की कीमत से नहीं, बल्कि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं पूरे के पूरे जानवर के फॉर्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो ये खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का यह खेल बड़ा मजेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यह मजेदार है और यह सिर्फ एक खेल है। ऑफर देते रहें, कोई तो कभी हां कहेगा। और मैं हमेशा अपने ऑफर के बचाव के लिए एक लाइन डाल देता हूं। रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफर में लिखता हूं कि बिजनेस पार्टनर की सहमति के बाद ही यह समझौता फाइनल माना जाएगा। मैं ये कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फोन लगाता हूं और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूं। मैं ये अजीबोगरीब किस्सा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये जान सकें कि यह खेल कितना आसान है। ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और उन्हें काफी गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही इन्वेस्टर ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह ही है। आपको मार्केट में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। कई ऑफरों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी कई अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं। पर जब तक आप सिंडी क्रॉफर्ड या टॉम क्रूज नहीं हो, मैं सोचता हूं कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप मार्केट में जाएं, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएं। खोजें, ऑफर दें, रिजेक्ट करें, बार्गेनिंग करें और एक्सेप्ट करें। यह जिंदगी में हर चीज के बारे में रिपीट किया जाने वाला प्रोसेस है। महीने में एक बार किसी फिक्स जगह से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकले। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी भी फिक्स दायरे में जॉगिंग करता था। मैं बदलाव को देखता रहता था। किसी भी डील में फायदे के लिए 2 एलिमेंट का होना जरूरी है, एक तो डील और दूसरा बदलाव। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, पर बदलाव को भांप लेने से सौदा एक फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूं तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूं जहां मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रहे छोटे छोटे बदलावों को देख सकता हूं। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भी भांप लेता हूं जो वहां लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता रहता हूं और आते हुए ट्रकों पर भी नजर लगाए रहता हूं। मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूं। मैं पोस्टमैन से भी बात करता हूं। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूं, खासकर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहां साल में कई बार यह देखने के लिए चक्कर लगाता हूं कि सुधार के लक्षण कहां नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूं, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे पूछता हूं कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूं जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूं या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूं, जैसे स्टोर आने या जाने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की बुक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने पाया है कि कीमत बढ़ने के प्रिंसिपल हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो। नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो, प्रोसेस लगभग वही रहता है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलाशना होता है। कस्टमर हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर की, तो कस्टमर दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे आमतौर पर क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो कस्टमर इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो कस्टमर कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो कस्टमर खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम यानी कि रियल एस्टेट $1 लाख में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वो कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है।
मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक क्लास में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की क्लास के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं और ना ही समय, इसलिए अब वो कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूं जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस आदमी को ढूंढता हूं जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक जगह प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था पर समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक ऑप्शन के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और जरूरत खरीद ली। जमीन का बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े मौके नहीं मिलते। इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर बिजनेसमैन ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप भी कम खर्च करते हो तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया डील कर ली, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया है। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। एक्टिव होना हमेशा इनएक्टिव होने को हरा देता है। मैं मौके की पहचान के लिए कुछ चीजें हैं जो करता आया हूं और अब भी कर रहा हूं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं किया और करो। जैसा इस बुक में कई बार दोहराया जा चुका है, असेट के रिवॉर्ड को पाने से पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाएं अभी से ही। और इन्हीं कुछ लर्निंग्स के साथ में चैप्टर 10 यहीं पर समाप्त होता है। एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि इस चैप्टर की जितनी भी लर्निंग्स हैं उन्हें नोट कर लें, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे कंक्लूजन की ओर। सिर्फ $7,000 में कॉलेज की एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी यानी कि इस बुक के ऑथर कहते हैं कि अब जब ये बुक खत्म हो रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक आखिरी विचार बांटने जा रहा हूं। इस बुक को लिखने का खास कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी की आम प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। फाइनेंशियल ट्रेनिंग के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलों के सहारे जिंदगी काट देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मैं नीचे दी हुई कहानी को एक ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंतिम एग्जाम्पल के रूप में पेश कर रहा हूं जिससे कई परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी एजुकेशन का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी गोल को पाने के लिए कड़ी मेहनत के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, ये इसी का एग्जाम्पल है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसों की बचत करना कितना मुश्किल था। वो हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक उसने लगभग $12,000 जमा कर लिए थे। उसे अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए $4 लाख की जरूरत थी। उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। यह 1991 की बात थी और उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट मार्केट दुर्दशा में था। लोग अपना घर बार बेचने में लगे थे। मैंने अपने साथी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से से वो एक घर खरीद ले। ये विचार उसे कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मेन चिंता यही थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट नहीं था और उसके पास इतना कैश नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्तों तक एक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए यानी कि चूज करने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मजा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला घर पसंद किया।
मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वो और उसका परिवार कैलिफोर्निया जा रहे थे, जहां उसकी जॉब उसका इंतजार कर रही थी। वो $1,02,000 चाहता था, पर हमने उसे $79,000 का ऑफर दिया। उसने तुरंत इसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब यह था कि कोई बिना जॉब वाला आदमी भी उसे बैंकर के अप्रूवल के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक पर $72,000 का कर्ज बाकी था। मेरे दोस्त को सिर्फ बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था, जो कि कर्ज की रकम और खरीदने की राशि का फर्क था, यानी कि लोन के अमाउंट से माइनस किया हुआ अमाउंट। $79,000 माइनस $72,000 इज इक्वल टू $7,000। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें लोन की इंस्टॉलमेंट भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने 125 यानी कि $125 आने लगे। उसका प्लान था कि वो मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाले एक्स्ट्रा $125 का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुक जाएगा, और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसके पास हर महीने $800 की इनकम होगी। अगर उसकी मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वो घर को बेच भी सकता था। 1994 में फिनिक्स रियल एस्टेट मार्केट अचानक से बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराएदार ने $1,56,000 यानी कि $1,56,000 का ऑफर दिया, जो उस घर में रहता था और उसे पसंद करने लगा था। एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूं, और मैंने कहा कि वो इसे 1031 टैक्स फ्री एक्सचेंज के आधार पर बेच दे। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 एक्स्ट्रा आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया, जिसने इस एक्स्ट्रा पैसे को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के अंदर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वो कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा, जो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1996 में मिनी वेयर हाउस बिक गया और उसे लगभग $3,30,000 का चेक मिला, जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उसे हर महीने $3,000 से ज्यादा इनकम होने लगी, जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी। अब उसे पूरा विश्वास है कि उसका $400,000 का गोल आसानी से हासिल हो जाएगा। इसके लिए उसे शुरुआत में सिर्फ $7,000 और थोड़ी सी फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब उतनी अच्छी एजुकेशन मिल सकती है जो वो हासिल करना चाहते हैं, और वो अपने ओरिजिनल कैपिटल का इस्तेमाल अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, जो अभी उसने सी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट की हुई है। इस सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के कारण अब वो जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकता है। इस बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए, पैसा आपके लिए काम करे। आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है। ये विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंशियल रूप से ना समझ लोगों का विचार होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने पैसा बनाने की स्किल अभी नहीं सीखी है। पैसा सिर्फ एक थॉट है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ अपने थॉट्स को बदल लें। हर सेल्फ मेड आदमी ने छोटे स्केल पर एक थॉट से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था। यही इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अप्लाई होता है। शुरू करने के लिए सिर्फ कुछ डॉलर ही काफी हैं और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो जिंदगी भर किसी बड़ी डील के पीछे भागते रहते हैं या बड़ी डील के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं, पर मेरी नजर में यह मूर्खता है। ज्यादातर मैंने नासमझ इन्वेस्टर्स को अपना बड़ा अंडा एक ही कॉन्ट्रैक्ट में लगाते हुए और इस कारण उन्हें तेजी से बर्बाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, वे अच्छे सिटीजन हो सकते हैं, पर वे अच्छे इन्वेस्टर नहीं थे। पैसे के बारे में एजुकेशन और बुद्धि इंपॉर्टेंट है। जल्दी शुरुआत करें, कोई बुक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, प्रैक्टिस करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी ज्यादा कम समय में $5,000 को $10 लाख की प्रॉपर्टी में बदला है, जिससे हर महीने $5,000 यानी कि $5,000 का कैश फ्लो आता है। पर मैंने ये बचपन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसलिए एनकरेज करता हूं क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मैंने अपना मैसेज बहुत क्लियर तरीके से पहुंचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, इस बात का फैसला इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा सिर्फ एक थॉट है। एक बहुत बढ़िया बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसका टाइटल ये नहीं है कि कड़ी मेहनत कीजिए और अमीर बनिए। ये सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवा सकते हैं और आपकी जिंदगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है।
आज इस बात की जरूरत है कि आप सेफ गेम खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट कियोसाकी का एक एजुकेशनल कमर्शियल। 3 तरह की इनकम। अकाउंटिंग की दुनिया में 3 अलग अलग तरह की इनकम होती है। एक अर्न्ड इनकम, दूसरा पैसिव इनकम और तीसरा पोर्टफोलियो इनकम। जब मेरे असली डैडी ने मुझसे कहा था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सिक्योर जॉब खोजो, तो वे मुझे यह सुझाव दे रहे थे कि मैं अर्न्ड इनकम के लिए काम करूं। जब मेरे अमीर डैडी ने कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, तो वे पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम के बारे में बात कर रहे थे। ज्यादातर मामलों में पैसिव इनकम रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट से हासिल होती है। पोर्टफोलियो इनकम पेपर एसेट से मिलती है। पेपर एसेट्स यानी कि स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो इनकम वो इनकम है जिससे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। वे अर्न्ड इनकम के द्वारा अमीर नहीं बने। अमीर डैडी कहा करते थे, अमीर बनने की चाबी है अर्न्ड इनकम को पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में जितनी जल्दी संभव हो सके बदलने की काबिलियत। वे कहते थे, अर्न्ड इनकम पर टैक्स सबसे ज्यादा लगता है, सबसे कम टैक्स पैसिव इनकम पर लगता है। एक और कारण है कि आप अपने पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। गवर्नमेंट उस इनकम पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, और उस इनकम पर कम टैक्स लगाती है जिसके लिए आपका पैसा कड़ी मेहनत करता है। अमीर डैडी कहा करते थे, सच्चा इन्वेस्टर सिर्फ यही करता है कि वो अपनी अर्न्ड इनकम को पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में बदल ले। अगर आप ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट करना रिस्की नहीं है। ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। फाइनेंशियल आजादी की चाबी। फाइनेंशियल आजादी और ढेर सारी दौलत की चाबी है किसी इंसान की अपनी अर्न्ड इनकम को पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में बदलने की स्किल या काबिलियत। यही वो स्किल है जिसे माइक और मुझे सिखाने में मेरे अमीर डैडी ने इतना ज्यादा समय लगाया। उस एबिलिटी के कारण ही आज मेरी पत्नी किम और मैं फाइनेंशियल रूप से आजाद हैं और हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें काम करना अच्छा लगता है। आज हम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक हैं जिससे हमें पैसिव इनकम मिलती है, और हम पोर्टफोलियो इनकम के लिए शेयर मार्केट में आईपीओ या पर्सनल रूप से भाग लेते हैं। हमने अपनी पार्टनर शेरॉन लेक्टर के साथ मिलकर ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कंपनी भी बनाई है जो बुक्स, टेप और गेम्स बनाती है और पब्लिश करती है। हमारे सभी एजुकेशनल प्रोडक्ट इस तरह बनाए गए हैं कि लोग वही सीख सकें जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। वे स्किल्स जिनके द्वारा अर्न्ड इनकम को पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में बदला जा सकता है। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, एक सच्चा इन्वेस्टर ऊपर जाने वाली मार्केट और नीचे आने वाली मार्केट दोनों में ही पैसे कमा सकता है। उनके ज्यादा पैसे कमाने के कारणों में एक ये होता है कि उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अमीर डैडी कहा करते थे, उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हारने का डर कम होता है। दूसरे शब्दों में, एवरेज इन्वेस्टर उतना ज्यादा पैसा इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि उसे पैसा गंवाने का डर होता है। और इसी मोड़ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज देती हुई ये बुक यहीं पर समाप्त हुई।